नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। जून की प्रचंड गर्मी भी लोगों को पिछले 2 महीनों की खौफनाक यादों से बेहतर लग रही है। अप्रैल और मई में कोरोना की सुपरसोनिक रफ्तार ने लोगों की जान और जहान दोनों पर हमला किया। हालात में तेजी से सुधार के साथ ही फैक्ट्रियों की मशीनें फिर से चलने लगी हैं, बाजार में दुकानें खुलने लगी हैं, लोग पहले की तरह दफ्तरों में जाने लगे हैं। लेकिन तीसरी लहर का डर लोगों को जीने नहीं दे रहा है। लोगों के मन में ये सवाल घूम रहा है कि जान तो बच गई, पर जहान कैसे संभलेगा? अर्थव्यवस्था का पहिया पूरी तरह से रफ्तार कब पकड़ेगा? लॉकडाउन में हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई कैसे होगी? वो समय कब आएगा जब लोग बेखौफ होकर घरों से बाहर निकल सकेंगे? उनके चेहरे पर लगा मास्क हट जाएगा, बच्चे आराम से स्कूल जा सकेंगे, लोग पहले की तरह अपने त्योहार मना सकेंगे, दोस्तों और रिश्तेदारों से मेल मुलाकात कर सकेंगे। दरअसल इन सभी सवालों का सीधा रिश्ता अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। ऐसे में आज मैं आपको बताऊंगी कि कोरोना की दूसरी लहर ने देश की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचाया, देश की आर्थिक सेहत को दुरुस्त करने के लिए किस तरह के इंजेक्शन की जरूरत है और अगला 6 महीना जान और जहान दोनों को बचाने के लिहाज से क्यों अहम है। अर्थव्यवस्था में रफ्तार का बहुत महत्व होता है। इसे कुम्हार के चाक से समझा जा सकता है। मिट्टी के गीले ढेर को चाक पर रखकर कुम्हार उसे चलाता है। जब तक चाक पूरी रफ्तार के साथ चलता है, कुम्हार अपने हुनर के हिसाब से मिट्टी के बर्तन गढ़ता रहता है। लेकिन चाक की रफ्तार सुस्त पड़ने के साथ ही कुम्हार का सारा हुनर धरा का धरा रह जाता है। लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार कम हो गई, उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ा। आंकड़े बता रहे हैं कि वित्त वर्ष 2020-21 में देश की जीडीपी में 7.3% की गिरावट आई है। यह पिछले 4 दशक की जीडीपी में आई सबसे बड़ी गिरावट है। कोरोना की दूसरी लहर ने करीब 1 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने घरेलू कारोबार में 15 लाख करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान लगाया है। ऐसे में आज सबसे पहले समझते हैं देश की अर्थव्यवस्था का हाल। कोरोना की दूसरी लहर में भले ही पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगा, राज्यों ने वायरस की संक्रमण चेन तोड़ने के लिए अपने हिसाब से लॉकडाउन का फैसला लिया। शहरों में सन्नाटा पसर गया, कारखानों में मशीनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया, सड़कों पर गाड़ियों की तादाद कम हो गई, बाजार से मॉल तक सब वीरान हो गए। कोरोना की दूसरी लहर के ढलान की ओर बढ़ने के साथ अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। अब हिसाब लगाया जा रहा है कि दूसरी लहर में कितना नुकसान हुआ है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने हिसाब लगाया है कि 2 महीने में घरेलू कारोबार को करीब 15 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। सालाना देश में 115 लाख करोड़ का घरेलू कारोबार होता है, जो करीब 40 करोड़ लोगों को रोजी रोटी देता है। इस झटके से उबरने के लिए कारोबारी अब अपने खर्चे में कटौती से लेकर नौकरियों में छटनी पर गुना भाग कर रहे हैं। कैट की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र को 1.5 लाख करोड़, यूपी को 85,000 करोड़, तमिलनाडु को 80,000 करोड़, गुजरात को 75,000 करोड़, कर्नाटक को 70,000 करोड़, मध्य प्रदेश को 45,000 करोड़, दिल्ली को 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इनफॉर्मल सेक्टर की हिस्सेदारी 90% से ज्यादा है। इसी सेक्टर पर लॉकडाउन की सबसे तगड़ी मार पड़ी है। आम इंसान जो है वो बहुत ही ज़्यादा भुगत रहा है। मतलब हमारा देश का जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है उसका आधे से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, जो मतलब सैलरीड एम्प्लॉयज़ भी नहीं है, कैजुअल लेबरर्स भी नहीं है, छोटा मोटा बिजनेस करके अपना गुजारा चलाते हैं, इस टाइप से है। तो उनका जो है मतलब बहुत ही ख़राब सिचुएशन है। उनका रोज़गार लॉकडाउन से पहले जितना रोज़गार था उसका आधा से भी कम हो गया है ऑन एन एवरेज।
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE की रिपोर्ट बताती है कि कोरोना की बड़ी मार नौकरी पेशा लोगों पर पड़ी है। कोरोना से पहले देश में 40 करोड़ 35 लाख लोगों के पास रोजगार था। पिछले साल भी लॉकडाउन का असर उनकी कमाई पर पड़ा। 2020 की विदाई तक हालात बहुत हद तक सुधर चुके थे। अब ये गिनती गिरकर 39 करोड़ पर आ गई है। इसमें से 7.5 करोड़ से भी कम लोग ऐसे हैं जिन्हें हर महीने फिक्स सैलरी मिलती है, लेकिन कोरोना से पहले फिक्स सैलरी पाने वालों की तादाद करीब 8.5 करोड़ थी। मार्च और अप्रैल इस साल 2021 मार्च और अप्रैल 73 लाख लगभग 74 लाख लोगों का जीविका खत्म हो गया। और ये ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटे छोटे लघु उद्योग में काम कर रहे इन लोग का स्थिति अत्यंत खराब है, अत्यंत गंभीर है। देश की आर्थिक सेहत नासाज होने की गवाही GDP के आंकड़े भी दे रहे हैं। वित्त वर्ष 2020-2021 में भारत की GDP ग्रोथ -7.3% दर्ज की गई थी। पिछले साल ये 4% थी। पहले वित्त वर्ष 2022 में ग्रोथ रेट 11 से 14% रहने का अनुमान लगाया जा रहा था। उसे घटाकर अब 8.5 से 10% कर दिया गया है। 2019-2020 में जहां प्रति व्यक्ति सालाना आय 1,08,645 रुपए थी, वही 2020-2021 में गिरकर 99,694 रुपए पर आ गई है। मतलब साल भर में प्रति व्यक्ति की औसत कमाई 8,951 रुपए कम हुई है। प्रोडिक्शन ये बताए कि हमारा ग्रोथ रेट जो है वो 10% से अधिक होगा, लेकिन अब दूसरा कोरोना का वेव आ गया, लहर आ गया। उसकी वजह से सारी संस्थाओं ने, मूडी ने, बर्कले ने और वर्ल्ड बैंक ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, सब ने अपने जो प्रेडिक्शन को रिवाइज किया है। GST कलेक्शन के आंकड़े बता रहे हैं कि दूसरी लहर की मार सरकार की कमाई पर भी पड़ी। 2021 अप्रैल में जहां GST के तौर पर 1,41,384 करोड़ रुपए आए, मई में गिरकर यह आंकड़ा 1,02,709 करोड़ रुपए पर आ गया। कोरोना की पहली लहर के बाद दिसंबर में जहां अर्थशास्त्री वी शेप रिकवरी की बात कर रहे थे, यानी महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था पहले नीचे गिरी फिर संभली, लेकिन दूसरी लहर के बाद W शेप रिकवरी की बात होने लगी है। ये तभी मुमकिन है जब पहले की तरह कारखानों की मशीनें पूरी रफ्तार के साथ चले, बाजार और मॉल पहले की तरह गुलजार हो, लोग बेखौफ होकर घरों से निकले, खर्च के लिए उनकी जेब में रुपए हो। सरकार का अनुमान है कि इस साल के आखिर तक 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग जाएगी। इसके लिए सरकार विदेशी वैक्सीन कंपनियों को नियम कायदों में छूट भी दे रही है। इससे देश के ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी पसंद की वैक्सीन ले सकेंगे। अगर दिसंबर तक देश की 70% भी आबादी कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी हासिल कर लेती है तो लोगों के भीतर कोरोना का खौफ कम होगा। यह बात मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े सेक्टर को तब तक फिर से खड़ा नहीं किया जा सकता जब तक कि बीमारी का डर खत्म न हो जाए। यह है सर्विस सेक्टर। इस सेक्टर में कोई उत्पादन नहीं होता, सिर्फ सेवाएं प्रदान की जाती हैं। आपका सैर सपाटा, होटल, रेस्टोरेंट सब इसी सेक्टर में आते हैं। हमारी GDP में करीब 55% योगदान सर्विस सेक्टर ही देता है। यानी बीमारी का खतरा कम होगा तो इस सेक्टर का बढ़ना लाजमी है। यह सेक्टर पटरी पर लौटेगा तो पूरे देश का फायदा होगा। गर्मियों की छुट्टियां बीत गई और बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन कोरोना के खौफ और लॉकडाउन की वजह से बच्चे गर्मियों की छुट्टी में किसी हिल स्टेशन नहीं जा सके। यहां तक कि ज्यादातर बच्चों के नानी दादी या किसी दूसरे रिश्तेदारों के यहां जाने का मौका भी कोरोना ने छीन लिया। इस आफतकाल में बच्चों को मन महसूस कर घरों में बैठना पड़ा। अब सवाल उठता है कि गर्मियों की छुट्टी में आपके किसी हिल स्टेशन जाने या सैर सपाटा से देश की अर्थव्यवस्था से क्या रिश्ता है। दरअसल आपकी जेब से निकलने वाला एक एक रुपया देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देता है और लॉकडाउन ने
इसी रफ्तार को सुस्त कर दिया है। अर्थव्यवस्था चक्र में अपनी भूमिका समझने के लिए मान लीजिए कि आप दिल्ली में रहते हैं और 3 दिनों के लिए नैनीताल में बच्चों के साथ छुट्टियां बिताना चाहते हैं। ऐसे में अगर दिल्ली से नैनीताल कार से जाते हैं तो गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाते। पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स से सरकार को मोटी कमाई होती है, जो आपके घर में रहने की वजह से नहीं हो पाई। रास्ते में आप टोल टैक्स देते, उसका भी सरकार को घाटा हुआ। नैनीताल पहुंचने के बाद किसी होटल में ठहरते, लेकिन होटल के कमरे खाली हैं। इससे होटल इंडस्ट्री को नुकसान हुआ। अपने टूर के दौरान आप बाहर खाते पीते, जो नहीं हुआ। इससे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बुरी तरह प्रभावित हुई। आपकी जेब से कुछ निकला नहीं तो सरकार को जीएसटी भी नहीं मिली। टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हर शख्स की कमाई और रोजगार पर सीधा असर पड़ा। टूरिज्म सेक्टर मतलब बहुत सारे राज्य के लिए टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। केरला के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, राजस्थान के लिए, उत्तराखंड के लिए, हाँ, नॉर्थ ईस्ट का कुछ स्टेट के लिए, सिक्किम वगैरह। तो वहाँ टूरिज्म अब कौन घूमने जाएंगे इस हालत में? तो टूरिज्म का बिजनेस और टूरिज्म रिलेटेड जितना जो भी बिजनेस चलता था सब बंद हो गया है। आपकी जेब से निकलने वाला हर रुपया देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सर्विस सेक्टर का पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ा गया है। इससे जुड़े लोगों की रोजी रोटी खतरे में आ चुकी है। इस क्षेत्र के ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ा और इस क्षेत्र के अंदर जो असंगठित क्षेत्र है, बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट, हवाई जहाज की कंपनी और बड़े बड़े होटल्स नहीं, जो छोटे छोटे होटल्स हैं, जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट है, जो ढाबा है, वहाँ पे भी लोग जाना कम कर दिया, बंद हो गया। पिछले 8 महीनों में पहली बार सर्विस सेक्टर में सुस्ती की गवाही आंकड़े भी दे रहे हैं। सर्विस सेक्टर के लिए परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी पीएमआई मई महीने में गिरकर 46.4 पर आ गया है, जो महीना भर पहले यानी अप्रैल में 54% था। पीएमआई इंडेक्स के 50 से नीचे जाने का मतलब है सर्विस सेक्टर में सुस्ती, जो साफ साफ महसूस की जा रही है। ये बात सही है कि हमारे देश में जो विकास का दर रीजनेबल रहा पिछले 5-6 सालों में भी, लेकिन हम देखते हैं कि उसमें सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन काफ़ी अधिक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो विकास का दर है वो उतना अधिक नहीं है। सर्विस सेक्टर ने हमारे देश को आगे बढ़ाए हैं और मैं समझता हूं कि इस पर निश्चित रूप से एक धक्का लगा। कई पहाड़ी क्षेत्रों में तो होटल इंडस्ट्री सिर्फ 2-3 महीनों में ही पूरे साल का कारोबार कर लेती है, लेकिन इस बार कोरोना की दूसरी लहर ने होटल इंडस्ट्री की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मतलब उनके लिए 2-3 महीने का नुकसान नहीं, पूरे साल का नुकसान है। सर्विस सेक्टर की सेहत तब तक दुरुस्त नहीं हो सकती है जब तक कि लोगों के मन से कोरोना का खौफ पूरी तरह से निकल न जाए। लोगों में जैसे जैसे कोरोना का खौफ खत्म होगा, सर्विस सेक्टर पटरी पर आने लगेगा। कोरोना की पहली लहर का ज्यादा असर गांव पर नहीं पड़ा था, लेकिन दूसरी लहर ने गांव में भी कोहराम मचाया, जिसका असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है। दरअसल देश की जीडीपी में खेती का योगदान करीब 20% है, लेकिन यह सेक्टर 40% लोगों को रोजगार मुहैया कराता है। ऐसे में कृषि सेक्टर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के चाक की रफ्तार को बनाए रखने में अहम किरदार निभाता है। हिंदुस्तान में अगले 6 महीने कारोबारी लिहाज से बहुत अहम हैं। इस दौरान दशहरा और दीपावली जैसे बड़े त्योहार आएंगे, शादी ब्याह का भी सीजन आएगा, साल के आखिर में क्रिसमस और नए साल का जश्न भी। ये ऐसे मौके हैं जिसमें लोग अपनी खुशियां, करीबियों से मेल मुलाकात और कारोबारी कमाई के बड़े मौके के तौर पर देखते हैं। लेकिन कोरोना ने लोगों की जेब खाली या फिर हल्की कर दी है। खर्च कम करते करते अब सिर्फ गरीब ही नहीं, सामान्य मिडिल क्लास परिवार को भी पाई का हिसाब रखना पड़ रहा है। ऐसे में देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तभी रफ्तार पकड़ेगा जब लोगों की जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा, तो बाजार में मांग पैदा होगी। फिलहाल तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के आंकड़े शुभ संकेत नहीं दे रहे। कोरोना की दूसरी लहर ने ऑटोमोबाइल सेक्टर की कमर तोड़ दी। बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक
मई महीने में मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बिक्री 71% कम हुई है। इसी तरह हुंडई की 48%, टाटा मोटर्स की 38%, महिंद्रा एंड महिंद्रा की 52%, किया मोटर्स की 31%, होंडा कार्स की 73%, टोयोटा की 93% और बजाज ऑटो की बिक्री में 22% की कमी आई है। आज जो जितना हम बिक्री हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, 5-6 साल पहले जो हो रहे थे, और बहुत कारण है, सिर्फ महामारी नहीं और सिर्फ मांग कम हो गया ये नहीं, चीन से जो हम आयात करते हैं स्पेयर पार्ट वो भी कम हो गया। और एक सांसदीय समिति ये भी कहा कि सिर्फ ये ऑटो सेक्टर में 3,45,000 लोगों का नौकरी से हटा दिया। कोरोना की दूसरी लहर के बीच ज्यादातर लोगों ने नई गाड़ी खरीदने के फैसले को टाल दिया, क्योंकि अनिश्चितता के बीच लोग अपने ऊपर नया बोझ नहीं बढ़ाना चाहते थे। इससे गाड़ियों की बाजार में मांग कम हुई तो कंपनियों को प्रोडक्शन घटाना पड़ा। यही हाल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े दूसरे उद्योगों का भी हुआ। अप्रैल की तुलना में मई में टीवी, एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन की बिक्री में 65%, स्मार्टफोन्स की बिक्री में 30% की कमी आई। निश्चित रूप से इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि हम उद्योगों को डोमेस्टिक मार्केट से जोड़ने की कोशिश करें। इंटरनेशनल मार्केट पर इसकी डिपेंडेंस जो है बहुत अधिक रहने की वजह से जो फ्लक्चुएशंस आ रहा है, उसमें सालाना जो तब्दीली हो रही है, उसको रोकने के लिए निश्चित रूप से जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको मजबूत बनाना पड़ेगा। अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहें तो मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों का इंडेक्स, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी पीएमआई गिरकर पिछले 10 महीने में सबसे नीचे आ गया है। पिछले साल अप्रैल में ये 55.5 था, जो मई में घटकर 50.8 पर आ गया है। प्रोडक्शन और खपत का रोजगार के मौके पर भी बुरा असर महसूस किया जा रहा है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक डेटा एंड एनालिसिस यानी CEDA और CMIE के मुताबिक 2020-2021 में कोरोना की वजह से इस सेक्टर में रोजगार के मौके सालाना आधार पर 32% घटे हैं। देश की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भागीदारी करीब 17% है। अब यह सेक्टर सरकार की ओर बड़ी उम्मीद के साथ देख रहा है। कोरोना की दूसरी लहर ने भले ही गांव में भी कोहराम मचाया, लेकिन आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि कृषि इकलौता ऐसा सेक्टर है जिसने पूरे साल बढ़ोतरी की। पूरे साल कृषि का प्रदर्शन 3.6% रहा। मॉनसून के भी किसानों के अनुकूल रहने की उम्मीद है। कृषि क्षेत्र जो है पिछले साल भी बहुत प्रभावित नहीं हुआ था। जब 24% हमारी जीडीपी में गिरावट आई थी जिस क्वार्टर में, उस क्वार्टर में भी कृषि में जो है विकास का दर 0 नहीं हुआ था। मैं समझता हूँ कृषि जो है लीस्ट इफेक्टेड हुआ था पिछले साल, इस बार भी बहुत अधिक नहीं हुआ। और मनरेगा की वजह से भी जो है हमारे खरीफ की बुआई वगैरह वो भी मेरे ख्याल से शुरू हो ही रहे हैं। उसकी वजह से मुझे लगता है बेरोजगारी का दर जो है बहुत नहीं बढ़ा है। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत की लड़खड़ाती आर्थिक सेहत को संभालने में कृषि सेक्टर अहम किरदार निभा सकता है। कोरोना की पहली लहर के दौरान केंद्र सरकार ने पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया, जो 67 दिनों तक जारी रहा। उसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई। लॉकडाउन की वजह से देश की आर्थिक सेहत को हुए नुकसान की भरपाई के लिए करीब 30,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज का ऐलान हुआ, जिसका मकसद था लोगों को राहत देना और अर्थव्यवस्था की गाड़ी को गति देना। उस दौरान सरकार की कमाई भी बुरी तरह प्रभावित हुई। जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े जमीन छूने लगे थे, लेकिन नवंबर से हालात सुधरने लगा 2020 की कंगाली के निशान मिट गए। पर कोरोना की दूसरी लहर के कारण एक बार फिर देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि मुल्क की आर्थिक सेहत चंगा करने के लिए सरकार किस सुपर वैक्सीन को आजमाएगी? ऐसा कौन सा फॉर्मूला आजमाएगी जिससे लोगों के हाथों में ज्यादा से ज्यादा पैसा आए और अर्थव्यवस्था भी टॉप गियर में दौड़ लगाने लगे?
पिछले साल कोरोना महामारी के बीच चरमराती देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए आत्मनिर्भर अभियान के तहत सरकार ने एक के बाद एक 29.87 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया। लेकिन अब तक ऐसा कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ। इतना जरूर हुआ कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोरोना से जुड़ी बीमारियों के सस्ते इलाज की राह खुल गई। ब्लैक फंगस की दवा पर अब जीएसटी नहीं लगेगी, तो वैक्सीन पर 5% की जीएसटी कायम रखने पर सहमति बनी है। एम्बुलेंस पर जीएसटी को 28% से घटाकर 12% कर दिया गया। कोरोना में इस्तेमाल होने वाली कई दवाइयों और मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया गया, जिससे महामारी में लोगों को सस्ता इलाज मिल सके। It was felt that the GOM's recommendations has brought in a lot of substantial change. Many items were at 18, they have been brought down to 5. Many items which were at 12 have been brought down to 5 again. And therefore, there was a lot of substance in the recommendation made by the GOM. And as a result, I think the Council largely agreed to go with the GOM's recommendation. गरीबों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने 80 करोड़ लोगों को हर महीने तय राशन देने का फैसला किया है, जिससे गरीबों को भूखा ना सोना पड़े। सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। लेकिन देश के गरीब, मिडिल क्लास और छोटे बड़े उद्योग अपने लिए सरकार से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। बड़े उद्योग तो कम से कम ठीक उसी तरह का पैकेज चाहते हैं जैसा पिछले साल सरकार ने दिया था। अगर इंसान नहीं होगा, उसके पास कमाई नहीं होगी, खाने को नहीं होगा, घर बार नहीं होगा, तो कल वो को पैसा टैक्सेस कैसे देगा? और अगर टैक्सेस नहीं देगा तो कल के लिए और बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो लॉकडाउन में खाली हाथ रहे लोग चाहते हैं कि सरकार मदद के तौर पर उनकी जेब में सीधे कैश डाले। अर्थशास्त्रियों की भी दलील है कि लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो वो ज्यादा खर्च करेंगे। इससे बाजार में मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो उत्पाद बढ़ेगा। अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज होगी तो नई नौकरियां पैदा होंगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राहत पैकेज के लिए सरकार पैसे का इंतजाम कहां से करेगी? अभी मुझे लगता है इकोनॉमी को एक बिग पुश देना चाहिए, डिमांड साइड पुश देना चाहिए, ताकि इकोनॉमी जल्दी से रिकवर करे और लोगों का इनकम परचेजिंग पावर वापस आए, क्योंकि उसके ऊपर ही सब कुछ डिपेंडेंट है। मतलब हम जो भी कमोडिटी या सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो डिपेंड करता है जो खरीदता है वो कमोडिटी या सर्विस, उनका कितना डिमांड है। वो डिमांड अगर घट जाए तो फिर रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है गवर्नमेंट को अभी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लेने का ज़रूरत है, टैक्स रेवेन्यू कम हो जाने का बावजूद भी। अर्थशास्त्रियों की दलील है कि लोगों के जेब में सीधे कैश डालने के लिए सरकार को ज्यादा नोट छापना चाहिए। इससे लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आएगा। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ज्यादा से ज्यादा निवेश के लिए रास्ता बनाना चाहिए। इससे देश की तरक्की की रफ्तार तेज होने के साथ साथ रोजगार के भी नए मौके तेजी से पैदा होंगे। ऊपर के जो समाज के ऊपर के लोग हैं और जो नीचे के नीचे वर्ग के हैं, काफ़ी फैसला होने लग गया है। इस फैसले को कैसे कम किया जाए ये तभी होंगे जब हमारे जो है प्रॉपर R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, हमारे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे डेवलप होंगे। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है सिर्फ फिजिकल यानी कि सड़क और ब्रिजेस बनाने से नहीं होगा, आपको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना पड़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में घाटे वाली सरकारी कंपनियों का बोझ कम करने का ऐलान किया था। इस प्लान पर भी तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ते हुए सरकार मोटी रकम का इंतजाम कर सकती है। इसके लिए उसे सरकारी कंपनियों से अपनी हिस्सेदारी यानी कुछ शेयर बेचने होंगे। साथ ही घाटे वाले PSU को भी प्राइवेट हाथों में सौंपना होगा।
LIC के IPO से करीब 1 लाख करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी है। इस लिस्ट में कई कंपनियां हो सकती हैं। मोदी सरकार ने ब्रांड मार्केट से 12 लाख करोड़ रुपए उठाने का ऐलान किया है। डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश की प्रक्रिया को तेज कर सरकार अच्छी खासी रकम का इंतजाम कर सकती है। आज की तारीख में हिंदुस्तान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जिसमें अर्थव्यवस्था पर पड़ी कोरोना की चोट से उबरने के लिए ज्यादा खर्च करना है, जबकि आमदनी कम है। ऐसे में अर्थशास्त्रियों की दलील है कि सरकार को बड़े पैमाने पर नोट छापकर सीधे गरीबों में बांटना चाहिए। इसके पीछे सोच है कि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो लोग ज्यादा खर्च करेंगे, इससे बाजार में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था सुधरने लगेगी। लेकिन मुझे लगता है कि अर्थशास्त्रियों की दलीलों के साथ साथ हमें उन पहलुओं पर भी काम करना चाहिए जिससे लोगों के भीतर वायरस का खौफ कम किया जा सके। 1 अरब 35 करोड़ आबादी वाले हिंदुस्तान में अब लोग खुद से ज्यादा अपने बच्चों को लेकर डरे हुए हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए भी दरवाजे खिड़कियां खोल दे, जिससे अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, सिंगापुर, UAE जैसे देशों की तरह हमारे यहाँ के बच्चों को भी कोरोना के खिलाफ कवच मिल सके। तभी तो लोग बेखौफ होकर जिंदगी जी सकेंगे, आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह रफ्तार पकड़ सकेंगी। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना आप सबके लिए बहुत जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।